स्यूजन समझाता है कि उसके पास ऐसी सिर्फ एक ही टी शर्ट है। आंखों में आंसू लिए और अभी भी स्यूजन की शर्ट पकड़े हुए थियो सुनता है जब स्यूजन उसे समझाता है कि कंडीशन नंबर 3 में साफ साफ लिखा था कि थियो को स्यूजन की परमिशन के बिना दूसरों के साथ कोई डील करने की इजाजत नहीं थी। स्यूजन बताता है कि थियो के इस काम ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है। थियो अपनी गलती समझकर घबरा जाता है और डर जाता है और कहता है कि उसे इसका एहसास नहीं था और ये अनजाने में हो गया। लेकिन स्यूजन शांत आवाज में मुस्कुराते हुए थियो का सिर थपथपाता है। वो थियो को सेल्स कैट थियो कहकर बुलाता है और उसे निराश ना होने के लिए कहता है। स्यूजन थियो को सलाह देता है कि वो इस घटना को भूल जाए और उसके बजाय नए क्लाइंट्स ढूंढने पर फोकस करे। ये सुनकर थियो हैरानी से पूछता है कि क्या उसे एम्प्लॉई से सेल्स कैट प्रमोट कर दिया गया है। स्यूजन साफ करता है कि वो उसे ये पोजीशन टेम्पोरेरीली सिर्फ कुछ घंटों के लिए दे रहा है। अगर थियो इस दौरान अच्छा परफॉर्म करता है तो उसे परमानेंटली सेल्स कैट बनने का मौका मिल सकता है। ये सुनते ही थियो का चेहरा खुशी और एक्साइटमेंट से खिल उठता है। वो जोश में जश्न मनाते हुए अपने दोनों पंजे ऊपर उठाता है। स्यूजन प्यार और शरारत से भरकर थियो को अपनी बाहों में उठा लेता है, उसे एक नए पैदा हुए बच्चे की तरह प्यार से पकड़कर। स्यूजन फिर थियो को अपनी गोद में बिठाता है, उसे प्यार से पकड़कर। वो थियो से पूछता है कि क्या उसे आग की गर्मी अच्छी लग रही है। इसी बीच एक खरगोश प्याज के पत्तों से बने पंखे से थियो को हवा करने लगता है, जबकि दूसरा खरगोश एक पिराना पकड़कर सिकल वाले खरगोश के पास जाता है। सिकल वाला खरगोश महारत से पिरानास को काट देता है और हस्बैंड रैबिट उस कटी हुई मछली को प्याज के पत्तों में लपेट देता है। स्यूजन धीरे से थियो को अपनी गोद में बिठाता है और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ चूरू का एक पैकेट खोलता है। वो थियो को विश्वास दिलाता है कि वो अब रिलैक्स कर सकता है और चूरू एंजॉय कर सकता है। थियो उत्सुकता से देखता है कि कैसे स्यूजन चूरू पैकेट को फाड़ता है। स्यूजन खुद उसे खिलाना शुरू करता है, प्यार से उसका सिर सहलाते हुए। पंखे वाला खरगोश इस दिल को छू लेने वाले पल को मुस्कुराते हुए देखता है। जब थियो खुशी से चूरू एंजॉय कर रहा होता है और थियो से कहता है कि उसके पास उसके लिए एक मिशन है। थियो पूछता है कि मिशन क्या है। स्यूजन एक खुश चेहरे और उंगली से इशारा करते हुए कहता है कि ये एक बहुत जरूरी मिशन है जिसे सिर्फ एक सेल्स कैट ही पूरा कर सकता है। वो थियो को सेल्स कैट कहकर बुलाता है और पूछता है कि क्या वो ये कर सकता है। ये सुनकर थियो एक्साइटेड हो जाता है और एक सीरियस चेहरे के साथ वो कॉन्फिडेंस से कहता है कि स्यूजन उस पर दांव लगा सकता है, चाहे मिशन कुछ भी हो। सीन फिर शिफ्ट होता है और हम कुछ हंटर्स को इधर उधर घूमते हुए देखते हैं, जबकि दूसरे 38 फ्लोर पर आग के पास चिलिंग कर रहे हैं। थियो उन्हें ऊपर पहाड़ी से देखता है। वो मन ही मन सोचता है कि पिछली बार के मुकाबले यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं और ऐसा लगता है कि वो यहाँ अपनी जगह पक्की कर रहे हैं। थियो पहाड़ी से एक सांस से कूदते हुए कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस बार जितने ज्यादा खरीदार होंगे रिजल्ट्स उतने ही बेहतर होंगे। अपनी तेज रफ्तार के साथ वो सुरक्षित जमीन पर उतरता है, जिससे हंटर्स शॉक्ड हो जाते हैं। फिर थियो अपने हाथ उठाकर ये कहने ही वाला था कि वॉन्डरिंग मर्चेंट यहाँ है, लेकिन इससे पहले कि वो कह पाता सभी हंटर्स चिल्लाने लगे और थियो की तरफ दौड़ पड़े, कहते हुए कि वो आखिरकार आ गया। उन्होंने फौरन थियो को घेर लिया। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो चमकीले हरे शॉर्ट्स पहने हुए था और घमंड से थियो को एक बड़ा बैग दे रहा था। वो कहता है कि थियो के पास जितने भी चेरी टमाटर्स हैं वो सब खरीद लेगा, जिससे उस आदमी के पास खड़ी लड़की और लड़का शॉक्ड हो जाते हैं। जबकि थियो अनजान सा खड़ा देखता रहता है, हंटर्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। सिल्वर आर्मर वाला हंटर सवाल करता है कि हरे शॉर्ट्स वाले आदमी ने लाइन कैसे काट दी। वो पूछता है कि क्या वो यहाँ पहली बार आया है और बताता है कि जो लोग पहले पहुंचे थे उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि चेरी टमाटर्स पहले कौन खरीदेगा। ये सुनकर हरे शॉर्ट्स वाला आदमी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये कितनी बेकार की बात है। वो कहता है कि फीनिक्स गिल्ड भी एक पावरफुल गिल्ड है और पूछता है कि क्या गिल्ड को लगता है कि वो पूरे 38 फ्लोर पर कब्जा कर सकते हैं। वो हैरान था कि उनकी इतनी अकड़ दिखाने की हिम्मत कैसे हुई। इसी बीच थियो चिंतित चेहरे के साथ ये सारा तमाशा देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। सिल्वर आर्मर वाले हंटर और हरे शॉर्ट्स वाले आदमी दोनों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़ लिया था, बस लड़ने ही वाले थे। लेकिन थियो ने घबराहट में अपना हाथ उठाकर और उनसे न लड़ने की विनती करके बीच का तनाव तोड़ा। उसने ऐलान किया कि वो पहले कुछ कहना चाहता है। अभी भी नर्वस होकर अपनी कमर पकड़े हुए थियो ने ऐलान किया कि आज से वो टमाटर बेचने का तरीका बदल रहा है। हंटर्स ने उत्सुकता से पूछा कि वो तरीका कैसे बदल रहा है और उसे डिटेल में समझाने को कहा। अभी भी घबराते हुए थियो ने जवाब दिया कि आज से वो हर बैच में 500 चेरी टमाटर बेचेगा और जो इंसान सबसे ज्यादा कीमत चुकाएगा उसे ही टमाटर मिलेंगे। ये सुनकर सिल्वर आर्मर वाले हंटर और उसके पास खड़ी लड़की का मुंह हैरानी से खुला रह गया। थियो ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि जिनके पास पैसे नहीं हैं वो यहाँ से जा सकते हैं। चेरी टमाटर से भरी एक बाल्टी जो प्याज के पत्तों से बनी थी को पकड़े हुए उसने उन्हें वो बाल्टी दिखाई। उसने आगे कहा कि नीलामी यानी ऑक्शन अभी शुरू होती है और स्टार्टिंग प्राइस 35 टावर कॉइंस है।
फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सियोजुन को बैठे हुए और खरगोशों का काम देखते हुए पाते हैं। काला खरगोश भी सियोजुन के पास बैठा है, सोच में डूबा हुआ। सियोजुन को एहसास होता है कि टावर के बाहर चेरी टमेटोज की पॉपुलैरिटी उसकी सोच से कहीं ज्यादा है। वो इस नतीजे पर इसलिए पहुंचा है क्योंकि उसने देखा कि हंटर्स ने थियो को जीतने के लिए कैट रीड्स दिए थे। उसे पूरा भरोसा है कि उसका ऑक्शन आइडिया काम करेगा। सियोजुन का मानना है कि क्योंकि चेरी टमेटोज की सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, अमीर लोग मैक्सिमम प्राइस देने को तैयार होंगे। इसका मतलब है कि वो ऑक्शन से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएगा। वो ये सोच काले खरगोश के साथ शेयर करता है जो प्याज के पत्तों से बनाए कप पकड़े हुए हैं। सियोजुन और काला खरगोश दोनों अपने चेरी टमेटो हनी ड्रिंक का मजा लेते हुए अपने प्लान्स डिस्कस करते हैं। फिर सियोजुन अपना टमेटो हनी जूस पीता है और कहता है कि उसके पास थियो के लिए एक और जरूरी मिशन है। वो इस मौके के जरिए थियो के ट्रेडिंग स्किल्स को आजमाएगा। अपना ड्रिंक खत्म करने के बाद सियोजुन रिलैक्स करने के लिए अंगड़ाई लेता है और कहता है कि चलो काम पर वापस लगते हैं। वो काले खरगोश से पूछता है कि क्या वो जाकर डिनर की तैयारी कर सकता है। काला खरगोश खुशी से हाँ कर देता है, सहमत होते हुए अपने हाथ फैलाता है। अचानक सियोजुन के सामने टावर मैनेजर की तरफ से क्वेस्ट आ जाता है। क्वेस्ट में वही एक ग्लास मैजिकल टमेटोज और शहद वाला जूस मांगा गया था जो सियोजुन ने अभी अभी पिया था। क्वेस्ट पूरा करने का रिवॉर्ड एक जॉब रिलेटेड स्किल था। सियोजुन चिंतित चेहरे के साथ समझाता है कि चेरी टमेटोज को निचोड़ने में बहुत समय लगेगा और उसे भी काम करना है, इसलिए वो ड्रिंक उसे बाद में देगा। लेकिन उसके सामने और भी विंडोज पॉपअप हो जाती हैं जो फौरन ड्रिंक मांगती हैं। उनमें लिखा था कि जो रिवॉर्ड उसे मिलेगा वो बहुत इंप्रेसिव है और अगर उसने देरी की तो वो अपने फैसले पर पछताएगा। कंफ्यूज्ड होकर सियोजुन पूछता है कि क्या टावर मैनेजर उसे क्वेस्ट रिवॉर्ड्स की रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है और सोचता है कि क्या टावर मैनेजर को उसका जूस इतना ही ज्यादा चाहिए। लेकिन टावर मैनेजर जिद करता रहता है कि सियोजुन उसे उसका जूस दे। कुछ देर सोचने के बाद वो मुस्कुराता है और टावर मैनेजर को 1 मिनट रुकने के लिए कहता है। वो टमाटर के पौधों की तरफ बढ़ने लगता है। फिर हम देखते हैं कि सियोजुन व्हाइट रैबिट्स को जूस दे रहा है जबकि बाकी सभी खरगोश खुशी खुशी ड्रिंक एंजॉय कर रहे हैं। हमारी क्वीन भी सियोजुन के कंधे पर बैठी है, बेसब्री से इंतजार कर रही है कि वो उसे उसका जूस कब देगा। फिर हम सियोजुन को चेरी टमेटोज से भरे एक गड्ढे के पास झुके हुए देखते हैं जो प्याज के पत्तों से बने कंबल से ढका हुआ था। वो कुछ चेरी टमेटोज निकालता है और उन्हें प्याज के पत्तों से बनी एक बाल्टी में रखता है। सियोजुन अपनी आंखें बंद करता है, लाल चेरी टमेटोज का एक गुच्छा पकड़ता है और पूरी ताकत से उन्हें निचोड़ देता है। टमेटोज का जूस प्याज के पत्तों से बने ग्लास में जमा हो जाता है। सियोजुन हमारी क्वीन बी को बुलाता है और उससे मदद मांगता है जबकि जूस अभी भी उसके हाथ से टपक रहा था। क्वीन बी खुशी से मान जाती है और अपने मुंह से कुछ मीठा शहद निकालती है। वो उसे गर्व से टमेटो जूस पर डालती है जबकि सियोजुन ये पूरा प्रोसेस खुशी से देखता है। और लो, सियोजुन का स्पेशल जूस तैयार है। वो उसे एक स्ट्रॉ के साथ पेश करता है जो प्याज के पत्ते से ही बना था। फिर सियोजुन टावर मैनेजर को बताता है कि जूस तैयार है। टावर मैनेजर कमेंट करती है कि वो सियोजुन के स्पेशल जूस का टेस्ट चखने के लिए सच में बहुत क्यूरियस है। वो इतनी खुश थी कि एक्साइटमेंट में अपने पंख फड़फड़ाने लगती है। अचानक जूस सियोजुन के हाथ से गायब हो जाता है जिससे पता चलता है कि क्वेस्ट कंप्लीट हो गया है। लेकिन पंख यानी कि विंग शब्द सुनकर सियोजुन क्यूरियस हो जाता है और सोचने लगता है कि टावर मैनेजर आखिर किस तरह का जीव है। दूसरी तरफ हम टावर मैनेजर को खुशी से सियोजुन का स्पेशल जूस एंजॉय करते हुए देखते हैं। एक बड़ा घूंट लेने के बाद उसे वो इतना टेस्टी लगता है कि वो मुंह खोलकर मुस्कुराती है और उसे लगता है कि वो जन्नत में है। उसके चेहरे के आसपास छोटे गुलाबी दिल तैरते हुए देखे जा सकते हैं जो उसकी खुशी दिखा रहे थे। फिर सीन सियोजुन की तरफ शिफ्ट होता है और टावर मैनेजर उसके स्वादिष्ट जूस के लिए उसकी तारीफ करती है। एक भोले चेहरे के साथ सियोजुन जवाब देता है कि वो खुश है कि उसे ये पसंद आया। स्पेशल क्वेस्ट रिवॉर्ड के बारे में क्यूरियस होकर सियोजुन क्वेस्ट रिवॉर्ड खोलता है और उसे बी कीपिंग नाम का एक यूनिक स्किल मिलता है। इस स्किल के साथ सियोजुन सभी पॉइजन बीज का मालिक बन जाता है और उन्हें आजादी से कमांड दे सकता है। जैसे जैसे स्किल लेवल बढ़ेगा उसके पास एक से ज्यादा छत्ते हो सकते हैं जिसका मतलब है और ज्यादा क्वीन बीज। इस स्किल को देखकर सियोजुन बहुत खुश और एक्साइटेड हो जाता है अपनी मुट्ठी भींचकर। वो इस बात से चिंतित था कि वो छोटी मक्खियों को गुफा के प्रवेश द्वार पर पेट्रोल करने का कमांड नहीं दे पाएगा, लेकिन अब इस स्किल से हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो आसमान की तरफ देखता है और टावर मैनेजर को बताता है कि वो बहुत खुश है और उसे धन्यवाद भी देता है। सियोजुन को खुश देखकर टावर मैनेजर भी खुशी महसूस करती है और थोड़ा शर्मा यानी कि ब्लश हो जाती है क्योंकि सियोजुन ने पहली बार उसकी तारीफ की थी। उसकी उंगलियां धीरे से ग्लास पर घूम रही थी। वो फर्श पर लेटी हुई थी, अभी भी शर्मा रही थी और अपने हाथ से अपने गालों को पकड़े हुए थी। उसका दूसरा हाथ ग्लास के चारों तरफ घूमता रहता जब वो सियोजुन को अपने क्रिस्टल से देखती है। लेकिन सियोजुन अपनी उत्सुकता जाहिर करके पूरा रोमांटिक एटमॉस्फेयर खराब कर देता है। वो पूछता है कि टावर मैनेजर की भूख को देखते हुए कहीं वो पंखों वाला कोई सुअर तो नहीं है। ये सुनते ही रोमांटिक एटमॉस्फेयर चकनाचूर हो जाता है। टावर मैनेजर गुस्सा हो जाती है और सियोजुन पर चिल्लाने लगती है, उसे बेवकूफ, पागल कहते हुए और जहन्नुम में जाओ कहती है। सियोजुन अपने कान पकड़कर अपनी गलती मानते हुए माफी मांगता है। जब टावर मैनेजर का गुस्सा शांत होता है तो वो सोचता है कि आखिर वो इतनी गुस्से में क्यों आ गई थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हंटर्स अभी भी ऑक्शन की बात से शॉक्ड थे। उन सब में डोंगशिक सबसे ज्यादा शॉक्ड और चिंतित लग रहा था। उसे एहसास हुआ कि अगर वो आज चेरी टमाटर्स हासिल नहीं कर पाया तो एक परवाह करने वाले पिता की उसकी इमेज बर्बाद हो जाएगी। घबराहट में डोंगशिक वहां की शांति को तोड़ते हुए चिल्लाता है कि वो 41 टावर कॉइन से ऑक्शन शुरू करेगा। एक दूसरा मेंबर चिंता जाहिर करता है, पूछते हुए कि क्या वो अपने बजट से ऊपर जा रहे हैं। डोंगशिक जवाब देता है कि वो बजट के बारे में बाद में सोचेंगे, लेकिन अभी सबसे जरूरी चेरी टमाटोज हासिल करना है।
लेकिन हरे शॉर्ट्स वाला आदमी कीमत बढ़ाकर 45 कॉइन्स कर देता है, जिससे डोंगशिक शॉक्ड हो जाता है। जल्द ही सब लोग कीमत बढ़ाने लगते हैं 45 से 46 और धीरे धीरे 60 टावर कॉइन्स तक पहुंच जाते हैं। ये देखकर डोंगशिक और लड़की और भी चिंतित हो जाते हैं। डोंगशिक को एहसास होता है कि उसके पास उतने टावर कॉइन्स नहीं है और वो काले बालों वाली लड़की से पूछता है कि क्या उसके पास कोई टावर कॉइन है। बदकिस्मती से वो जवाब देती है कि उसके पास ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो किसी को गिफ्ट देने के लिए सिर्फ थोड़े ही लाई थी। तभी एक और चौंकाने वाली घटना होती है जब कोई पीछे से चिल्लाता है कि वो हर चेरी टमाटो के लिए 100 टावर कॉइन्स देंगे, जिससे सब शॉक में आ जाते हैं। पता चलता है कि ये माइकल था, गौरमेट फूड कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट, जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। माइकल एक तिरछी मुस्कान के साथ कहता है कि वो सारे 500 चेरी टमाटोज खरीद लेगा, हर एक के लिए 100 टावर कॉइन्स ऑफर करते हुए। थियो पूछता है कि क्या कोई बोली बढ़ाने वाला है, लेकिन वहां छाई शांति के बीच थियो ऐलान करता है कि सारे चेरी टमाटोज माइकल को बेच दिए गए हैं। अभी भी शौक में डोंगशिक सोचता है कि माइकल, जिसे सभी हंटर्स का मास्टर माना जाता है, यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन तभी उसकी नजर माइकल के पीछे खड़े एक मेंबर पर पड़ती है जो उसके अपने फिनिक्स गिल्ड का मेंबर था। डोंगशिक गुस्से से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर वो मेंबर सिर झुकाता है और डोंगशिक को सर कहते हुए माफी मांगता है। वो समझाता है कि उसकी बहन ने उसे निर्देश दिया था कि वो सर माइकल को उस जगह तक ले जाए जहां वॉन्डरिंग मर्चेंट था। डोंगशिक को एहसास होता है कि उसकी बहन एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की सीईओ है और अगर माइकल और उसकी बहन साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो ऐसे प्रभावशाली लोगों से मुकाबला करना बहुत मुश्किल होगा। अपने दांत पीसते हुए वो फैसला करता है कि वो ऑक्शन के बचे हुए 2 राउंड्स में कम से कम कुछ चेरी टमाटोज तो जीत कर ही रहेगा। गर्व से खड़ा होकर थियो ऐलान करता है कि वो अभी के लिए ऑक्शन शुरू करेगा। थियो अगले 500 चेरी टमाटोज के बैच के लिए दूसरा राउंड शुरू करता है, फिर से 35 टावर कॉइन्स से। किम डोंगशिक, जो इस बैच को जीतने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुका था, फौरन 60 टावर कॉइन्स की बड़ी बोली लगाता है। लेकिन माइकल फिर से 100 टावर कॉइन्स बोलकर उससे आगे निकल जाता है, जिससे डोंगशिक अपना मुंह खोले शॉक्ड रह जाता है। घबराहट में वो अपने टीममेट का कॉलर पकड़ता है और उसे हिलाना शुरू कर देता है, पूछते हुए कि क्या उसके पास कुछ टावर कॉइन्स बचे हैं। बाकी हंटर्स पहले ही उस अमीर आदमी से जीतने की उम्मीद छोड़ चुके थे। थियो ने 2 बार गिनती की और फिर ऐलान कर दिया कि बोली सफल रही और माइकल ने चेरी टोमेटोज का दूसरा बैच भी खरीद लिया है। उसके बाद वो तीसरे राउंड के लिए ऑक्शन शुरू ही करने वाला था कि माइकल ने उसे रोक दिया, कहते हुए कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो तीसरा बैच भी 100 टावर कॉइन्स में ही लेगा। इसका मतलब था कि माइकल सारे 1500 चेरी टोमेटोज 300 कॉइन्स में खरीद रहा था। उनकी डील पक्की हो गई और अब डोंगशिक पहले से भी ज्यादा शॉक था और समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या। अभी भी अपनी टीममेट का कॉलर पकड़े हुए वो घुटनों के बल जमीन पर गिर गया, ये सोचते हुए कि एक बिलियनियर से मुकाबला करना नामुमकिन था। उसकी टीममेट ने उससे कहा कि हिम्मत ना हारे और उन्हें अगले मौके पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ माइकल की टीम ने भी टोमेटोज अपने बैकपैक्स में लोड कर लिए थे, जबकि माइकल एक चेरी टोमेटो को हाथ में पकड़े एक तिरछी मुस्कान दे रहा था। टोमेटो को देखते हुए उसने अपनी टीम से कहा कि वो फौरन फर्स्ट फ्लोर पर जा रहे हैं। इसी बीच जब थियो अपने पैसे पैक कर रहा था, वही लड़की जिसने उसे पिछली बार चूरू दिया था अपनी दोस्त के साथ उसके पास आई। उसे देखते ही थियो ने उसकी तरफ उंगली उठाई और कहा कि वो उसका नाम जानता है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने उसका नाम बूहा पुकारा, लेकिन सुहा ने बुरा नहीं माना और कंफर्म किया कि थियो सही कह रहा है। उसने फिर उसे कुछ चूरू ऑफर किया और पूछा कि क्या वो आज फिर एक साथ पिक्चर ले सकते हैं। सुहा उसे देने के लिए और चूरू लाई थी। अपना नया पसंदीदा स्नैक देखकर एक्साइटेड होने के बावजूद थियो ने खुद पर काबू रखा और चूरू लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि पिक्चर लेने के बदले में वो कॉफी लेना पसंद करेगा। सुहा ने अपना बैग चेक किया और एक पैकेट निकाला, पूछते हुए कि क्या ये वही कॉफी मिक्स है जिसकी वो बात कर रहा था, और ये बिल्कुल वही था जो उसे चाहिए था। इससे हिम्मत बढ़ने पर थियो ने पूछा कि क्या इत्तेफाक से उसके पास नमक और काली मिर्च जैसा कुछ होगा। सुहा और उसकी दोस्त ने थोड़ी देर सोचा और फिर अपने पास रखा हुआ सॉल्ट और पेपर उसे दे दिया। उन्होंने पूछा कि क्या ये काफी होगा और उसने उन्हें धन्यवाद कहा। सुहा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये एक और मिशन था जो सेवजुन ने अपने मर्चेंट कैट एम्प्लॉय को दिया था। सेवजुन ने उससे कहा था कि अगर लोग उसके साथ पिक्चर्स लेना चाहें तो वो उनसे बदले में सॉल्ट, पेपर और कॉफी जैसी चीजें मांगे। उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर वो उसे 1 या 2 घंटे के लिए सेल्समैन बनाने पर विचार करेगा। उस खास पोजीशन को पाने के लिए थियो एक दुष्ट मुस्कान के साथ फौरन डील के लिए मान गया। वो सोच रहा था कि इससे वो सेल्स कैट बन जाएगा और उसे फिर से सेवजुन की गोद में अच्छा वक्त बिताने को मिलेगा। उसने सुहा के साथ कई पिक्चर्स ली और फोटोज चेक करने के बाद सुहा ने सोचा कि वो काफी अच्छी आई हैं। थियो ने डील के लिए उसे धन्यवाद दिया और जैसे ही उसने हाथ मिलाने के लिए अपना पंजा आगे बढ़ाया, सुहा की नजर उसके तोबीन यानी पंजे के गद्दे पर पड़ी। वो खुद को उन्हें छूने और दबाने से रोक नहीं पाई। वो उसे बहुत नरम और अच्छे लगे। लेकिन थियो ने पूछा कि वो क्या कर रही है और वो एकदम से चौंक गई। सुहा ने समझाया कि वो खुद को रोक नहीं पाई क्योंकि ये बहुत अच्छा एहसास था और वो थियो को उसके पंजे छूने देने के बदले में चूरू भी देने वाली थी, क्योंकि ये उसके लिए बहुत रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस था। थियो हैरान हो गया और सुहा से पूछता है कि अगर इंसान सच में उसके पंजे छूकर इतना रिलैक्स महसूस करते हैं तो क्या वो भी उसके बिग मेलॉन्स को छू सकता है, और वो कंफर्म करती है कि ये सच है। वो थियो की झूठी तारीफ करती है, कहती है कि इंसानों के पास ऐसे नर्म और प्यारे टोबीन्स नहीं होते और वो खुशकिस्मत हैं कि उन्हें छू पा रहे हैं, क्योंकि बिल्लियां आमतौर पर हाथ पकड़वाना पसंद नहीं करती। इस खुलासे से थियो शॉक हो जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने एक और बड़ी खोज कर ली है जिसका इस्तेमाल वो और कमाने के लिए कर सकता है। वो सोचता है कि उसके टोबीन्स उसके लिए एक लकी चार्म है। फिर सुहा की दोस्त थियो से पूछती है कि क्या वो उसके साथ भी एक पिक्चर ले सकती है, क्योंकि उसने ही उसे पहले पेपर दिया था। इससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी और पिक्चर लेने के बाद वो अगले कदम पर बढ़ा। उसने अपने पंजे आगे किए और लड़की से उन्हें छूने को कहा और बदले में उसे कुछ रिवॉर्ड चाहिए था। लड़की मान गई और उसके पंजे छूने के बाद उसने उसे अपने राशंस में से कुछ दिया, जिसमें पैकेज फूड और बटर जैसी चीजें शामिल थी। थियो सच में बहुत खुश था और एक दुष्ट मुस्कान के साथ फिर से जोर से हंसा, जबकि लड़की सोच रही थी कि वो कितना क्यूट है और अगली बार उसके लिए चूरू लाने का फैसला करती है।
थियो इस बात से बहुत खुश था कि सिर्फ इंसानों को अपने पंजे छूने देकर और रिवॉर्ड्स हासिल करके वो 24 आवर्स के लिए सेल्स कैट बन सकता है। लेकिन उसे अचानक याद आता है कि उसके पास एक और मिशन भी था और वो फौरन उन आइटम्स को नीचे गिरा देता है। इसी बीच सुहा इंस्टाग्राम पर थियो के साथ ली गई सेल्फीज अपलोड कर रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। तभी थियो अचानक उसके पीछे आ गया और उसे डरा दिया। उसने उसे चरुबुआ कहकर बुलाया और पूछा कि वो क्या कर रही है, और उसने पूछा कि क्या वो अभी तक गया नहीं। थियो ने कहा कि उसे उससे एक जरूरी सवाल पूछना है। वो जानना चाहता था कि क्या वो रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया नाम की जगह से आई है। ये सुनकर सुहा हैरान रह गई और थियो से पूछती है कि उसे इस बारे में कैसे पता, और थियो जवाब देता है कि उसे उसके मेलन से आई एक जानी पहचानी महक से पता चला। सुहा को अभी तक सब कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन थियो ने उससे पूछा कि क्या वो उसकी मदद कर सकती है, और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो उससे क्या करवाना चाहता है। स्यूजिन की गुफा में वापस पॉइजन हनी बीज चेरी टमाटो के फूलों से नेक्टर इकट्ठा कर रही थी और उन्हें पॉलिनेट कर रही थी, जबकि स्यूजिन उन पर नजर रखे हुए था। वो अपने बनाए हुए शहद को उसकी पानी की बोतल में भी जमा कर रही थी। हर मिलीलीटर शहद के लिए जो वो उसे देती, स्यूजिन की बी कीपिंग स्किल की प्रोफिशिएंसी थोड़ी बढ़ जाती। धीरे धीरे जैसे ही बोतल आधी भर गई, प्रोफिशिएंसी बढ़ गई और स्किल लेवल 1 से लेवल 2 पर पहुंच गया। स्यूजिन ने सोचा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। हनी भी पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही थी और उसका बी कीपिंग स्किल भी काफी तेजी से लेवल अप हो रहा था। इसके अलावा क्वीन भी आजकल स्यूजिन का स्पेशल जूस पीने के बाद अंडे दे रही थी और उसने उसे काफी समय से नहीं देखा था और उसे मिस कर रहा था। बी कीपिंग स्किल के डिस्क्रिप्शन में कुछ अजीब बदलाव भी थे और उसे नहीं पता था कि उनसे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, लेकिन वो जितने बीहाइव्स का मालिक हो सकता था उनकी मैक्सिमम संख्या 1 से बढ़कर 2 हो गई थी। अब उसने सोचा कि अगर वो बाद में बीहाइव को स्प्लिट कर सकता है तो वो दोनों का मालिक बन पाएगा और अपनी एफिशिएंसी बढ़ा पाएगा। साथ ही बोतल शहद से भरने ही वाली थी और उसने सोचा कि उसे इसे स्टोर करने के लिए एक और कंटेनर की जरूरत पड़ेगी। अगर उसे एक बोतल मिल जाती तो उसकी किस्मत अच्छी होती, लेकिन वो इस बारे में बाद में सोच सकता था। अभी उसके पास एक ज्यादा जरूरी काम था। गाजर कटाई के लिए तैयार थी और स्यूजिन ने एक गाजर जमीन से निकाली और अपने खरगोश दोस्तों को उसे खाने के लिए बुलाया। वो फौरन उसके पास दौड़ आए। जैसे ही स्यूजिन एजिलिटी कैरेट्स की कटाई करता रहा, उसे हर एक के लिए 10 एक्सपी मिले। साथ ही उसकी स्किल हार्वेस्ट लेवल 2 की प्रोफिशिएंसी भी बढ़ती गई। उसने उन्हें कल ही पहली बार काटा था। उससे पहले उसने कुछ दिन पहले ब्लू मून के दिन ब्लेस्ड एजिलिटी कैरेट काटी थी और खरगोश पकी हुई गाजर देखकर अपनी खुशी रोक नहीं पा रहे थे। गुफा में उगाई जाने वाली और खाई जा सकने वाली चीजों की लिस्ट में अब एक और नाम जुड़ गया था। स्यूजिन ने उनसे कहा कि हर कोई एक एक ले ले और खरगोश सच में बहुत खुश थे। उन्होंने उसके सामने सिर भी झुकाया, स्यूजिन को एक राजा की तरह ट्रीट करते हुए, और स्यूजिन ने पूछा कि क्या ये सच में इतनी बड़ी बात थी। फिर जब वो आके पास बैठकर गाजर खा रहे थे, स्यूजिन ने एजिलिटी कैरेट की इन्फॉर्मेशन विंडो देखी। ये खाने वाले की एजिलिटी को 10 मिनट के लिए 0.1 पॉइंट्स बढ़ा सकती थी और ये इफेक्ट 10 बार तक लगाया जा सकता था। इसके अलावा इसमें चेरी टमाटर के सारे हेल्थ बेनिफिट्स थे और उससे भी ज्यादा। ये न सिर्फ खाने पर 10 ग्राम फैट कम करती थी, बल्कि ये आंखों की रोशनी यानी कि विजन भी बढ़ाती थी। अब जब स्यूजिन गाजर खा रहा था तो उसने सोचा कि क्योंकि ये टमाटर से भी ज्यादा फायदेमंद है, तो जब उसके पास बेचने के लिए काफी होंगी तो गाजर सच में बहुत पॉपुलर होंगी। स्यूजिन ने जल्दी से खाना खत्म किया और फिर बची हुई गाजरों को काटने चला गया ताकि उन्हें स्टोर किया जा सके। खरगोशों ने भी गाजरों से पत्ते हटाकर उन्हें स्टोरेज तक ले जाने में मदद की और यहाँ तक कि काला खरगोश भी ने मदद की। हालांकि वो खेती में सच में अच्छा नहीं था। वो कुछ गाजर ले जाते हुए गिर गया और स्यूजिन ने उससे पूछा कि क्या वो पहले ही थक गया है, लेकिन पता चला कि वो बस होशियार बनने की कोशिश कर रहा था और लेट कर गाजर खा रहा था। लेकिन स्यूजिन ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और पिता खरगोश ने भी उसे चोरी करने के लिए पीटा। स्टोरेज लगभग भर गया था और स्यूजिन ने आज के लिए गाजर की कटाई रोकने और काम खत्म करने का फैसला किया। लेकिन तभी अचानक से सिस्टम मैसेजेस की बाढ़ आ गई, उसे बताते हुए कि उसने गाजर काटने से एक्सपी हासिल की है और आखिरकार वो लेवल अप हो गया है। स्यूजिन ये जानकर भी हैरान था कि वो पहले ही लेवल 10 तक पहुंच गया है। उसे लेवलिंग अप के लिए एक बोनस स्टैट मिला था और एक क्वेस्ट भी जारी हुआ था। स्यूजिन ने टावर मास्टर से पूछा कि इस बार क्वेस्ट क्या था, लेकिन मैनेजर ने जवाब दिया कि इस बार ये उसकी तरफ से नहीं था। ये एक जॉब क्वेस्ट है जो तब आता है जब कोई हंटर लेवल 10 पर पहुंचता है। नए क्लास ट्रेड्स पाने और अगले लेवल पर जाने के लिए इस क्वेस्ट को क्लियर करना जरूरी होता है। स्यूजिन ने रियल वर्ल्ड में हंटर्स से जॉब क्वेस्ट्स के बारे में सुना था। नॉर्मल हंटर्स के लिए ये अक्सर लड़ाई से जुड़े क्वेस्ट्स होते थे, जैसे मॉन्स्टर को मारना, लेकिन क्योंकि वो एक फार्मर है, उसे यकीन था कि क्वेस्ट कुछ अलग होगा। स्यूजिन ने क्वेस्ट विंडो खोली और देखा कि उसमें कल्टीवेबल एरिया यानी खेती करने लायक जगह को 50 स्क्वायर मीटर्स बढ़ाने के लिए कहा गया था। उसने सोचा कि ये आसान होगा और लगभग तुरंत ही काम पर लग गया। उसने क्वेस्ट कंप्लीट किया और ऐसा करने के रिवॉर्ड्स भी हासिल किए। वो लेवल 11 पर पहुंच गया था और उसे एक बोनस स्टैट मिला था। साथ ही उसे रिवॉर्ड के तौर पर 10 टावर कॉइन्स और एक जॉब ट्रेड मिला था। स्यूजिन सच में खुश था कि ये खत्म हो गया, क्योंकि ये उसके सोच से कहीं ज्यादा थका देने वाला था। वो थक गया था और खरगोश भी जो पहले ही बेहोश हो चुके थे, लेकिन कम से कम उसकी कड़ी मेहनत के रिवॉर्ड के रूप में उसे एक अच्छा जॉब ट्रेड तो मिला था। अब वो हर बार जब एक स्क्वायर मीटर का खेत बनाएगा एक्सपी हासिल कर सकता था और उसने सोचा कि ये अच्छी बात है कि उसने क्वेस्ट जल्दी पूरा कर लिया, क्योंकि अब वो और ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल कर सकता है। गाजर की जड़ों को खाने और लगाने के बाद खेत उसके सोच से ज्यादा बढ़ गया था। स्यूजिन दिन भर कुछ और करने के लिए बहुत ज्यादा थक गया था और उसने अपने खरगोश दोस्तों से कहा कि उन्हें भी सो जाना चाहिए और अपना काम कल खत्म करना चाहिए। जब वो अपनी जगह पर गया तो खरगोश भी अपने बिल की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी उनके माता पिता ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया। उन्होंने उनसे कहा कि वो अंदर नहीं आ सकते और उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। खरगोश उदास और शौक से उनमें से 2 दरवाजा पीटने लगे, जबकि एक बस वहीं बैठकर रोने लगा। स्यूजिन भी उनकी आवाजें सुनकर उनके पास आया और उसे एहसास हुआ कि उन्हें घर से निकाल दिया गया है, लेकिन अब वो पूरी तरह से बड़े हो चुके थे, इसलिए उनके लिए इंडिपेंडेंट होने का समय वैसे भी आ गया था।
खरगोश उसकी बात से कुछ खास खुश नहीं हुए और सियोजुन ने कहा कि अभी नए बिल बनाना बहुत देर हो चुकी है, इसलिए आज के लिए उन्हें बस उसके साथ सो जाना चाहिए। खरगोश थोड़ा खुश हुए और उसके प्लान पर सहमत हो गए और अब सियोजुन अपने बिस्तर पर अपने खरगोश दोस्तों के साथ सोया हुआ था जो उसके ऊपर ही थे। वो हंसा कहते हुए कि ये भी अच्छा है, कभी कभी ये नर्म और गर्म महसूस होता है। इसी बीच उस लोकेशन पर डोंगशिक स्ट्रेस्ड और चिंतित महसूस कर रहा था। उसे पता था कि अगर वो इस बार चेरी टोमेटोज वापस नहीं ले जा पाया तो उसकी बेटी नाराज हो जाएगी। अचानक सूहा अथीरो के साथ प्रकट हुई, डोंगशिक को हैरान करते हुए कि बिल्ली मर्चेंट अभी भी आसपास है। सूहा ने डोंगशिक को बताया कि बिल्ली को उससे कुछ कहना है। उत्सुक होकर थियो ने डोंगशिक से पूछा कि क्या वो साउथ कोरिया से आए लोगों का लीडर है। डोंगशिक ने इस बात की पुष्टि की, लेकिन वो हैरान था कि बिल्ली ये क्यों पूछ रही है। फिर थियो ने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट का प्रस्ताव रखा। उसने उसे कागज का एक टुकड़ा दिया जिस पर उनके कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स लिखी हुई थी। डोंगशिक ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा और उसमें लिखा था कि उसे बचान सिटी के सोसा डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले मिस्टर पार्क सियोजुनटे परिवार को 50 मिलियन वॉन देने होंगे। थियो ने आगे कहा कि उन्हें सियोजुन के माता पिता को यह भी बताना होगा कि वो ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के उनके हिस्से के लिए वो डोंगशिक को 50 टावर कॉइन्स देंगे और उससे भी बेहतर रिवॉर्ड था 200 मैजिकल चेरी टोमेटोज जो थियो ने ऑक्शन के दौरान छिपा लिए थे। और इसके साथ ही उसने डोंगशिक के सामने चेरी टोमेटोज की टोकरी रख दी। डोंगशिक सुन रह गया और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहा है और रोने लगा। उसने सोचा कि इतने सारे चेरी टोमेटोज के साथ वो जरूर अपनी बेटी का दिल जीत लेगा और वो उसे अब तक का सबसे अच्छा पिता कहेगी। वो एक खुशहाल भविष्य की कल्पना में खो गया और फिर थियो से सियोजुन के बारे में पूछा। डोंगशिक ने मान लिया कि क्योंकि ये उसके परिवार के लिए एक मैसेज था, सियोजुन हंटर होगा जो इस वक्त टावर से बाहर नहीं निकल सकता। थियो उसे जवाब देने में हिचकिचाया क्योंकि सियोजुन ने उसे मना किया था। वो चाहता था कि थियो उसके 99 फ्लोर पर होने की बात को सीक्रेट रखे और अब थोड़ी देर सोचने के बाद थियो ने एक अच्छी कवर स्टोरी बना ली। उसने डोंगशिक को बताया कि सियोजुन ने उसकी जान 40th फ्लोर पर बचाई थी, इसलिए वो बस उसके लिए कुछ काम कर रहा था। लेकिन ये कहानी भी लो प्रोफाइल रखने में कुछ खास मददगार नहीं थी और डोंगशिक ये सुनकर शॉक्ड हो गया कि कोई 40th फ्लोर पर है। अभी तक कोई भी ऑफिशियली 40th फ्लोर तक नहीं पहुंचा था और उसने थियो से पूछा कि क्या पार्क सियोजुन नाम का ये शख्स वही है जिसने मैजिकल चेरी टोमेटोज की खोज की थी। लेकिन थियो ने जवाब दिया कि वो इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। आखिरकार सियोजुन एक महान आदमी था और उसके बहुत सारी सीक्रेट्स थे। डोंगशिक सिर्फ इस बारे में सोच सकता था कि कोई अकेला इंसान 40th फ्लोर पर है। अगर वो अपने गिल्ड के सिर्फ एलीट मेंबर्स को इस्तेमाल करके टीम बनाता तो भी उनके लिए 39th फ्लोर पार करना मुश्किल होता। उसने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में किसी ऐसे हंटर के बारे में नहीं सुना था जो इतनी दूर तक पहुंचा हो। डोंगशिक ने सोचा कि सियोजुन जरूर एक सोलो हंटर होगा जो किसी गिल्ड से जुड़ा नहीं है और इसीलिए उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। लेकिन इसका ये भी मतलब था कि वो काफी टैलेंटेड और स्ट्रॉन्ग है और अब उसने सोचा कि ये एक बड़ा मौका है। इस कॉन्ट्रैक्ट को बहाना बनाकर डोंगशिक को लगा कि वो सियोजुन के टच में रह सकता है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो शायद उसे अपने गिल्ड में रिक्रूट भी कर पाए। सिर्फ इतना ही नहीं, वो शायद चेरी टोमेटोज के डिस्ट्रीब्यूशन पर भी कब्जा कर पाए जो भविष्य में हासिल करना जरूर और मुश्किल हो जाएगा। ये सब सोचते हुए डोंगशिक ने थियो से कहा कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए। दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और वो फाइनलाइज हो गया। डोंगशिक ने कहा कि टावर के अंदर साइन किए गए डील्स बाहर होने पर भी वैलिड रहते हैं, लेकिन ज्यादा सही जानकारी देने के लिए वो 10 दिन बाद कैट मर्चेंट से मिलना चाहेगा। उसने बिल्ली से ये भी कहा कि वो उसकी तरफ से सियोजुन को नोटिफाई कर दे कि फिनिक्स गिल्ड का लीडर किम डोंगशिक उसके माता पिता तक खबर पहुंचाने की जिम्मेदारी लेगा। सियोजुन की गुफा में जिन जवान खरगोशों को उनके घर से निकाल दिया गया था, उन्होंने अपने लिए नए घर बनाना शुरू कर दिए थे। जब काला खरगोश उसे नए बने घरों की तरफ खींच कर ले गया तो उसने पाया कि वो पहले ही पूरे हो चुके थे। वो उनके बनाए घरों को देखकर हैरान था जो उनके शुरुआती घर से कहीं बेहतर दिख रहे थे और खरगोश भी काफी गर्व महसूस कर रहे थे। उसने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि छत हरे प्याज के पत्तों से बनी थी और दीवारें भी काफी ठोस लग रही थी। उसने सोचा कि बेलचाला खरगोश और सिकल वाले खरगोश ने इसके लिए सबसे ज्यादा मेहनत की होगी और वो दोनों अपनी उपलब्धियों पर काफी खुश थे। साथ ही उन्होंने काम के बीच आराम करने के लिए एक छोटा सा कमरा भी बनाया था और सियोजुन ने सोचा कि काश उसके पास भी ऐसा कुछ होता। इसके साथ उसने फिर से खरगोशों की तारीफ की और उनका सिर थपथपाया। फिर उसने ऐलान किया कि उन्हें एक हाउस वार्मिंग पार्टी करनी चाहिए और सभी खरगोश एक्साइटेड हो गए। जवान खरगोशों को अपने माता पिता का घर छोड़े कुछ दिन हो गए थे और अब उन्होंने अपना घर बना लिया था, जबकि खरगोश कपल अभी भी एक दूसरे से चिपके हुए थे। जब वो जश्न का भोज खाने के लिए बैठे तो सियोजुन ने उन खरगोशों के लिए टोस्ट उठाया जिन्होंने इतनी मेहनत की थी। वो अपने टम्बलर में चेरी टमेटो और शहद का जूस पी रहा था और खरगोशों ने खोखली गाजरों का इस्तेमाल करके अपने लिए छोटे ग्लासेस बना लिए थे। सियोजुन ने काले खरगोश पर जूस डाला, उसे हमेशा इतनी बेहतरीन क्वालिटी की मछलियां लाने के लिए धन्यवाद देते हुए, और वो काफी खुश था। फिर उसने आमतौर पर खरगोशों की तारीफ करते हुए कहा कि वो खोखली गाजरों को ग्लासेस के रूप में इस्तेमाल करने का सोचकर काफी स्मार्ट है। हालांकि ये सियोजुन के लिए थोड़ा छोटा था, फिर भी ये मजेदार था क्योंकि वो ड्रिंक खत्म करने के बाद कप खा सकता था। लेकिन तभी उसने देखा कि खरगोश कपल एक दूसरे के साथ काफी फ्लर्टी हो रहे हैं और जब उसने उन्हें घूरा तो सियोजुन ने कहा कि ये काफी संदिग्ध है। उसने सोचा कि उन्होंने अपने बच्चों को घर से क्यों निकाला और फिर एक नतीजे पर पहुंचा और खरगोशों से कहा कि उनके जल्द ही और भाई बहन होने वाले हैं। लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि वो उन्हें क्या बताना चाहता है। लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक सिस्टम विंडो खुल गई और उसने उसे बताया कि सीड स्टोर खुल गया है। सियोजुन खुश हो गया जब उसने पाया कि आज सीड खरीदने की ड्यू डेट थी जिसके बारे में वो भूल गया था, और उसने उत्साह से स्टोर खोला सोचते हुए कि वो इस बार क्या खरीद सकता है। उसके पास ऑप्शंस थे 100 स्ट्रॉबेरीज के बीच 0.5 टावर कॉइन में, 100 पोटैटो के बीच 5 टावर कॉइन में, 1000 लेटिस के बीच 0.1 टावर कॉइन में। जो चीज उसे सबसे ज्यादा एक्साइट कर रही थी वो था लेटिस, क्योंकि वो सच में भुने हुए मीट को लेटिस के पत्तों में लपेटकर खाना चाहता था। लेकिन तभी उसे रियलाइज हुआ कि मछली से काम नहीं चलेगा और उसके पास दूसरा मीट नहीं था, इसलिए उसने लेटिस को छोड़ने का फैसला किया। इसे हटाने के बाद सिर्फ स्ट्रॉबेरीज और पोटैटोज बचे थे और दोनों ही अच्छे ऑप्शंस थे।
उसके पास कुछ भी खरीदने के लिए काफी पैसे थे, लेकिन वो सिर्फ एक ही खरीद सकता था, इसलिए वो सच में कंफ्यूज था। लेकिन फिर उसने पोटैटोज के साथ जाने का फैसला किया, क्योंकि वो ना सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स का एक अच्छा सोर्स था, बल्कि वो काफी वर्सेटाइल भी था। सेओजुन ने 100 पोटैटो सीड्स खरीदने का ऑप्शन सिलेक्ट किया और उसके अकाउंट से 5 टावर कॉइन्स कट गए। साथ ही उसने 50 सीड स्टोर लॉयल्टी पॉइंट्स भी कमाए, जिससे उसके टोटल पॉइंट्स पिछले वालों को मिलाकर 56 हो गए। इसके साथ ही सीड स्टोर का कूल डाउन पीरियड फिर से शुरू हो गया और अब वो 1 महीने बाद उसे एक्सेस कर पाएगा। और तभी आसमान से आलू की एक बड़ी बोरी सैक नीचे गिरी और सेओजुन हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसने एक छोटे से बैग की उम्मीद की थी। वो आलू की बोरी से बाल बाल बचा जो उसे कुचलने ही वाली थी, और कहा कि एक पल के लिए तो वो काफी डर गया था। खरगोश भी शॉक थे और हस्बैंड रैबिट खास तौर पर गुस्से में था, क्योंकि उसकी पत्नी डर गई थी। सेओजुन ने माफी मांगी और फिर उसने क्वालिटी चेक करने के लिए एक आलू उठाया और सोचा कि ये सच में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। उसने उसे फौरन लगाने का प्लान बनाया ताकि वो उसे जल्दी से काट सके और अलग अलग तरीकों से पका सके। वो उन्हें उबालने और स्टीम करने, यहाँ तक कि आलू के पैनकेक्स बनाने के लिए सच में बहुत एक्साइटेड था, और खरगोश भी उसके साथ लार टपकाने लगे। लेकिन फिर सेओजुन ने कहा कि उन्हें आज आराम करना चाहिए और कल वो सारे आलू लगा देंगे। खरगोशों को भी जल्दी छुट्टी मिलने पर खुशी हुई। फिर सेओजुन सोचने लगा कि क्या थियो भी ठीक से काम कर रहा है। उसने सोचा कि थियो ने अब तक वो काम पूरे कर लिए होंगे जो उसने उसे बताए थे, और थियो सेओजुन द्वारा सौंपे गए कामों में से आखिरी काम ही कर रहा था। वो सेंट्रल मर्चेंट्स डिस्ट्रिक्ट में था, जो एक बड़े मार्केट टाउन जैसा था, जहां बड़ी पॉपुलेशन और ऊंची बिल्डिंग्स थी। हर तरह के जीव वहां शांति से रहते थे और बिना किसी खतरे के अपना काम करते थे। एक दुकान में थियो वो चीजें खरीद रहा था जो सेओजुन ने उसे मांगी थी। उसने पहले ही कंबल और तकिए खरीद लिए थे और अब करछे, चम्मच और कटोरे ढूंढ रहा था। बिक्री के लिए रखे आइटम्स में से उसे एक ठीक ठाक फ्राइंग पैन और एक बर्तन मिल गया। थियो ने कुत्ते मर्चेंट से फ्राइंग पैन की कीमत पूछी और उसने कहा 1.6 टावर कॉइन, लेकिन थियो को यह बहुत महंगा लगा, इसलिए उसने डिस्काउंट मांगा। थोड़ी देर सोचने के बाद कुत्ते मर्चेंट ने कहा कि चूंकि उसने थियो को पहले यहाँ नहीं देखा था, तो उसने मान लिया कि थियो इस फ्लोर से नहीं है, इसलिए उसने दयालु होने का फैसला किया और सारा सामान 1.5 टावर कॉइन्स में ऑफर किया। ये सुनकर थियो ने एक निराश चेहरा बनाया, कहते हुए कि ये बहुत कम है। वो मुड़ा और जाने लगा, ऐलान करते हुए कि वो कुछ नहीं खरीदेगा। कुत्ता मर्चेंट घबरा गया, इस चिंता में कि कहीं उसकी बिक्री न चली जाए। कुत्ते मर्चेंट ने उसे रोकने को कहा, कहते हुए कि वो ऐसे नहीं जा सकता। वो पहले से ही नर्वस था, लेकिन तभी थियो ने जवाब दिया कि चूंकि वो उसे कोई डिस्काउंट नहीं दे सका, वो उससे चीजें नहीं खरीद सकता। दुकानदार ने हार मान ली और कहा कि वो आइटम्स को 1.3 टावर कॉइन्स में बेचने को तैयार है, लेकिन थियो ने अपनी कीमत बताई 1.2 टावर कॉइन्स, वरना वो चला जाएगा। दुकानदार ने डील मान ली, कहते हुए कि वो इससे नीचे नहीं जा सकता। बिल्ली ने पास के एक बैरल पर कॉइन्स रखे और दुकानदार को धन्यवाद देते हुए जो चीजें उसने अभी खरीदी थी उन्हें लेकर चला गया। दुकानदार भी उसके स्किल से हैरान था। शुरू में उसने उसे एक बिगिनर समझा था, लेकिन ऐसा लगता था कि बिल्ली एक मास्टर थी। लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि कॉइन्स गीले थे और बैरल पर एक पंजे का निशान रह गया था, और वो सोचने लगा कि ये क्या था। ये थियो का पसीना था, क्योंकि वो मोल भाव करते वक्त बहुत नर्वस था। अब जब वो दुकानदार से दूर आ गया था तो वो हाँफ रहा था और फिर वो चिल्लाया कि उसने आखिरकार कर दिखाया। वो चिल्लाया कि आखिरकार उसने कुछ बेवकूफ बने बिना खरीदा और सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों से घूरने लगे। और ये सब सेओजुन की वजह से हुआ था, जिसने थियो को एक स्टूपिड कस्टमर न बनने पर एक डिटेल्ड लेक्चर दिया था। गुफा में उसने बिल्ली को एक अच्छी डील पाने के 3 सुनहरे नियम बताए थे। पहला, दुकानदार चाहे कोई भी कीमत बताए, तुम हमेशा डिस्काउंट मांगो। दूसरा, अगर वो डिस्काउंट देने से मना करे तो बस चले जाओ। और तीसरा, अगर दुकानदार तुम्हें रोके तो 3 बार डिस्काउंट लो। सेओजुन ने थियो से कहा था कि बस ये 3 नियम याद रखे और उसके साथ धोखा नहीं होगा, और ये सच में काम कर गया जैसा उसने कहा था। थियो मन ही मन घमंड से हंसता है जब वो कहता है कि अब वो एक ऐसा वॉन्डरिंग मर्चेंट है जिसे पता है कि डिस्काउंट कैसे लेना है। लेकिन तभी जैसे ही वो एक कोने पर पहुंचता है, उसे कुछ जाने पहचाने शब्द सुनाई देते हैं। कोई कस्बे से बाहर से लाए कुछ आइटम्स बेचने की कोशिश कर रहा था और थियो उस मर्चेंट की तरफ देखता है। वो एक जाना पहचाना चेहरा देखकर शॉक्ड हो जाता है। ये स्कैरम था, वही गॉब्लिन मर्चेंट जिसने उसे ट्रैवलिंग मर्चेंट के रूप में उसके पहले दिन धोखा दिया था, और अभी वो वही टैक्टिक्स यूज करके एक और क्यूट न्यूबी के साथ वही करने की कोशिश कर रहा था। स्कैरम उन्हें बता रहा था कि ये एक राज था जो वो खोल रहा था ताकि और न्यूबी मर्चेंट्स हाई लेवल मर्चेंट्स बन सके, और बिगिनर मर्चेंट उसकी बातों से सहमत लग रहा था। ये जानकर कि धोखेबाज फिर से काम पर लग गया है, थियो गुस्से से भर गया। थियो ने समय बर्बाद नहीं किया, गुस्से में मुठियां बींचकर उसने स्कैरम को कोसा, उस दिन उसे सबक सिखाने की कसम खाते हुए। उसकी आवाज गरज उठी जब उसने स्कैरम पर चिल्लाया, उसे चौंकाते हुए। थियो अटल निश्चय के साथ स्कैरम के पास गया, जबकि स्कैरम इतना शॉक्ड था कि कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाया। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए स्कैरम ने फौरन एक दोस्ताना लहजा अपनाया और थियो के कंधे पर हाथ रखा। उसने थियो की खैरियत पूछी और अपनी चिंता जाहिर की, लेकिन थियो अब वो भूलू नहीं रहा था। उसने जोर से स्कैरम की लंबी नाक को पीछे धकेला, उसे दफा हो जा कहते हुए, और इस धोखेबाज को हिम्मत दिखाने को कहा कि वो उसके पास आए। स्कैरम अभी भी मासूम बनने का नाटक करता रहा, थियो के आरोपों से हैरान होकर। उसने सवाल किया कि थियो के उसे फ्रॉड कहने का क्या मतलब है। स्कैरम ने दलील दी कि वो तो इतना दयालु था कि उसने थियो को बेहतरीन आइटम सबसे कम कीमत पर ऑफर किए थे, और अब उसके गले पर चाकू रखा हुआ था। थियो का गुस्सा और बढ़ गया। उसने न्यूबी मर्चेंट की तरफ इशारा किया जो एक टम्बलर पकड़े हुए था, ये नोट करते हुए कि ये वही आइटम था जो स्कैरम ने उसे बेचा था, ये दावा करते हुए कि ये एक मैजिक आइटम है।
फिर थियो ने सीधे स्कैरम की तरफ इशारा किया और चिल्लाया, खाक मैजिक आइटम। उसने ऐलान किया कि स्कैरम जो भी आइटम्स बेचता है वो कचरे से ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ तक कि ये टम्बलर भी सिर्फ मेटल का एक टुकड़ा है जो बाहर के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, एक सस्ता सा खिलौना जो टावर के बाहर आसानी से मिल जाता है। थियो के आरोपों का सामना करते हुए स्कैरम और भी हैरान और नर्वस हो गया, सोचते हुए इस भोलू थियो में इतनी हिम्मत कैसे आ गई, अरे सॉरी मेरा मतलब इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो गया। स्कैरम अब एक मीठी मुस्कान के साथ सिचुएशन को शांत करने की कोशिश करने लगा। तो उसने कहा कि ये सब सिर्फ एक गलतफहमी है और थियो शायद उस आइटम के बारे में कंफ्यूज हो गया है जो उसने बेचा था। उसने प्रस्ताव रखा कि वो इस बारे में कहीं और बात करे, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता थियो चिल्ला उठा, गार्ड्स को बुलाते हुए और स्कैरम पर एक बिगिनर मर्चेंट को धोखा देने की कोशिश करने वाले दुष्ट गॉब्लिन होने का आरोप लगाते हुए। कोई और रास्ता न होने पर स्कैरम ने टम्बलर को पकड़ा और थियो को कोसा। उसने कसम खाई कि वो उसकी स्कीम बर्बाद करने का बदला लेगा और तेजी से वहां से भाग निकला। इसी बीच थियो गर्व से खड़ा था, उस धोखेबाज की योजना को उसने नाकाम कर चुका था। जैसे ही स्कैरम तेजी से भागा, थियो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता रहा, न्यूबी मर्चेंट के सामने एक हीरो बनने की कोशिश करते हुए। न्यूबी ने शुक्रिया अदा किया और प्यार से थियो का नाम पूछा। गर्व के साथ थियो ने अपना परिचय दिया और एक हीरोइक पोज देते हुए वहां से चला गया। उसने न्यूबी को सावधान रहने और दोबारा धोखे का शिकार न होने की चेतावनी दी और न्यूबी ने उसकी सलाह के लिए उसे धन्यवाद कहा। न्यूबी के हुड के अंदर से तेज चमकती लाल आंखें थियो को देखते हुए दिख रही थीं। एक धीमी आवाज में उस रहस्यमय शख्स ने कुछ कहा और 3 पुलिस डॉग्स फौरन प्रकट हुए, उसके सामने सिर झुकाए हुए। एक हुक्म देने वाले अंदाज में उसने तीनों पुलिस डॉग्स को डांटा, उन्हें याद दिलाते हुए कि उन्हें नजर रखनी थी और उसके मिशन के दौरान किसी भी चीज को, यहाँ तक कि एक मक्खी को भी बिना नोटिस किए जाने नहीं देना था। सफेद छोटे पुलिस डॉग ने घबराहट में फौरन माफी मांगी और दावा किया कि वो सच में एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वो वॉन्डरिंग मर्चेंट बिल्ली कैसे अंदर आ गई। एक ही झटके में उसने अपना हुडी उतार दिया, अपनी असली पहचान जाहिर करते हुए। वो एक अंडरकवर हाई लेवल ऑफिसर थी जिसे जिर्थ के नाम से जाना जाता था, जो स्कैरम उस धोखेबाज गॉब्लिन को पकड़ने के लिए महीनों से एक मिशन पर थी। फ्रस्ट्रेशन उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी जब उसने समझाया कि जैसे ही वो स्कैरम को पकड़ने वाली थी, सब कुछ फिर से बिखर गया। जूनियर ऑफिसर्स ने जिर्थ से माफी मांगी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। एक रौबदार और गुस्से वाले अंदाज में उसने उन पर एक सख्त नजर डाली और ऐलान किया कि एक साधारण सॉरी काफी नहीं होगा, इसके बजाय उन्हें हर एक को 100 माफीनामे लिखने होंगे। जब वो चली गई तो जूनियर ऑफिसर्स कांपते रह गए, अपनी असफलता के अंजाम को पूरी तरह से जानते हुए। जिर्थ इस बात पर सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही थी कि वो उस धोखेबाज स्कैरम को पकड़ने के कितने करीब थी। उसे ये भी चिढ़ आ रही थी कि उसे स्कैरम को धोखा देने के लिए एक बेवकूफ का रोल प्ले करना पड़ा था और उसके सारे ध्यान से बनाए गए प्लान्स थियो ने बर्बाद कर दिए थे। अब उसने ठान लिया था कि थियो, जिसने उसका मिशन नाकाम किया था, उसकी इस दखलंदाजी की कीमत चुकाएगा। सीन फिर थियो पर शिफ्ट होता है, जो जंगल में खुशी से घूम रहा था, दुनिया की परवाह किए बिना एक फ्राइड फिश एंजॉय कर रहा था, उस गड़बड़ी से बिल्कुल अनजान जो उसने मचाई थी। इसी बीच साउजन सिकल वाले खरगोश को सिखा रहा था कि एक आलू को ठीक 4 बराबर हिस्सों में कैसे काटा जाए। ध्यान से देखने और जल्दी सीखने के बाद खरगोश ने आलू को 4 परफेक्ट सेगमेंट्स में काटने में सफलता हासिल की। साउजन दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ा, आलू का एक टुकड़ा मजबूती से जमीन पर रखा और ध्यान से उसे मिट्टी से ढक दिया। हस्बैंड रैबिट ने मेहनत से उस जगह को पानी दिया, इंश्योर करते हुए कि नए लगाए गए आलू को उगने के लिए जरूरी नमी मिले। एक तिरछी मुस्कान के साथ साउजन ने हस्बैंड रैबिट की तरफ मुड़कर पूछा कि क्या वो इस बात से शॉक नहीं है कि सिर्फ 100 आलू से वो 400 आलू उगा पाएंगे। हस्बैंड रैबिट ने ध्यान से सुना जब साउजन ने आगे बताया कि उसने ये खेती की ट्रिक यूट्यूब पर देखी थी जो असल में समय बिताने के लिए थी। उसे क्या पता था कि जो चीज उसने सिर्फ मनोरंजन के लिए देखी थी वो अब उसे इस अनजान दुनिया में जिंदा रहने में मदद कर रही थी। जैसे ही सियोजुन ने पौधे लगाने का काम पूरा किया, सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आया जिसमें बताया गया कि उसने हर लगाए गए आलू के लिए 1 XP हासिल किया है। काफी समय और मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने सारे आलू लगा दिए थे। सियोजुन ने खुशी से अपनी रैबिट फैमिली को ऐलान किया कि क्योंकि उन्होंने मेहनत का काम खत्म कर लिया है, अब स्वीट पोटैटो पार्टी का टाइम है। खरगोश बहुत खुश हो गया और उत्साह से दावत का इंतजार करने लगे। लेकिन पार्टी शुरू करने से पहले सियोजुन के पास बेबी रैबिट्स के लिए एक छोटा सा काम था। उसने समझाया कि स्वीट पोटैटो का ऊपरी हिस्सा एक बीज की तरह काम करता है, इसलिए उन्हें स्वीट पोटैटो एंजॉय करने से पहले उसे अलग करना होगा। फिर उन्हें भविष्य में उगाने के लिए ऊपरी हिस्से को दोबारा जमीन में लगाना चाहिए। वो सोचता है कि क्या सेल्स कैट बनने से ये खास प्रिविलेजेस मिलती है। सियोजुन फिर थियो को सर सेल्स कैट कहकर बुलाता है और पूछता है कि क्या उसे चुरू में मजा आ रहा है। थियो एक खुश चेहरे और हाथ फैलाकर अपनी खुशी जाहिर करता है और कहता है कि वो भुनी हुई मछली भी खाना चाहता है। हम देखते हैं कि थियो प्याज के पत्तों पर बैठकर खुशी से अपना चुरू एंजॉय कर रहा है और सियोजुन कुछ पिरानास को ग्रिल करना शुरू कर देता है, थियो को विश्वास दिलाते हुए कि मछली बस 1 मिनट में तैयार हो जाएगी। सियोजुन एक बार फिर थियो को सर सेल्स कैट कहता है। उत्सुकता से सियोजुन मुड़ता है और थियो से पूछता है कि वो बिना किसी मॉन्स्टर से लड़े 38 फ्लोर तक कैसे पहुंच गया। एक गर्व भरे एक्सप्रेशन के साथ थियो जवाब देता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास वैंडरिंग मर्चेंट लाइसेंस है। सियोजुन की जिज्ञासा बढ़ जाती है और वो थियो से ये समझाने को कहता है कि वो क्या है। थियो अपने गले में एक सिक्के जैसी चीज की तरफ इशारा करते हुए समझाता है कि ये एक वैंडरिंग मर्चेंट का बैज है। वो आगे बताता है कि वैंडरिंग मर्चेंट का स्टेटस मेंटेन करने के लिए सालाना कुछ टावर कॉइंस पे करने पड़ते हैं। लेवल जितना ऊंचा होगा उतने ही ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन उन्हें उतने ही ज्यादा फायदे भी मिलते हैं। वैंडरिंग मर्चेंट बैज होने से कुछ सुरक्षा मिलती है, जैसे कि मॉन्स्टर्स उन पर हमला नहीं करते।
ये सुनकर स्यूजन थियो से पूछता है कि क्या वो अपने वैंडरिंग मर्चेंट बैच का इस्तेमाल करके दूसरे हंटर्स को अपने साथ ला सकता है बिना मॉन्स्टर्स के हमले के। थियो ने जवाब दिया कि वो ऐसा नहीं कर सकता। उसने समझाया कि बैज सिर्फ उसके पास है, जिसका मतलब है कि मॉन्स्टर्स अभी भी मौजूद दूसरे हंटर्स को अपना टारगेट बनाएंगे। उसने आगे साफ किया कि अगर वो हंटर्स के साथ चला भी जाए तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी मर्चेंट्स एक स्पेशल वॉन्डरिंग मर्चेंट पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे सिर्फ बैज वाले ही एक्सेस कर सकते हैं। थियो खुद भी फ्लोर्स के बीच आने जाने के लिए इसी पोर्टल का इस्तेमाल करता है। उसके बिना 38 फ्लोर और उनके अभी के फ्लोर के बीच सफर करने में बहुत लंबा समय लग जाएगा, शायद महीनों। उत्सुकता से सेओजुन ने पूछा, महीनों? ये कौन सा फ्लोर है? थियो ने शांति से जवाब दिया, ये 99th फ्लोर है। ये सुनते ही सेओजुन का दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ गया और वो एक मूर्ति की तरह जम गया। थियो ने सेओजुन का रिएक्शन नोटिस किया और अपनी बात दोहराई, हम इस वक्त 99th फ्लोर पर है। ऐसा लगा जैसे थियो को लगा कि सेओजुन ने उसे पहली बार सुना नहीं। जैसे ही ये सच उसके दिमाग में बैठा, सेओजुन की शांति दहशत में बदल गई। उसकी आंखें शौक से फैल गईं और उसके पैर बेकाबू होकर कांपने लगे। वो अपने घुटनों के बल गिर पड़ा, जिससे थियो को उसकी गहरी चिंता होने लगी। थियो ने पूछा कि क्या सेओजुन ठीक है और उसे क्या हो रहा है, लेकिन सेओजुन की हालत इतनी खराब थी कि वो थियो की बातें सुन ही नहीं पा रहा था। घबराहट, पैनिक सेओजुन के चेहरे पर साफ दिखने लगी और उसके दिमाग में कई ख्याल दौड़ने लगे। क्योंकि थियो 38 और उनके इस फ्लोर के बीच इतनी तेजी से सफर कर पाया था, सेओजुन को ये डर लगने लगा कि कहीं ये फ्लोर 40th फ्लोर से भी ऊपर न हो। जैसे ही सेओजुन का दिमाग पूरी जिंदगी इस फ्लोर पर फंसे रहने के ख्यालों में दौड़ा, वो अपने ही डर में खो गया। इसी बीच थियो लगातार सेओजुन का नाम पुकारता रहा, उसका ध्यान खींचने की पूरी कोशिश करते हुए। ये देखकर कि सेओजुन कोई जवाब नहीं दे रहा था, थियो ने एक सख्त कदम उठाया। चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा लिए थियो ने सेओजुन के चेहरे पर थप्पड़ मारा और उसे निचोड़ना शुरू कर दिया, जोर देकर कहते हुए कि सेओजुन होश में आए। थियो की आवाज कांप रही थी जब उसने समझाया कि हमारी मेहनत की कमाई राख बन चुकी है, उन पिरानास की तरफ इशारा करते हुए जो अब जल रहे थे। फिर हम देखते हैं कि सेओजुन एक बार फिर आके पास बैठा है, पिरानास ग्रिल कर रहा है। उसका दिमाग इसी सोच में डूबा था कि हंटर्स को सिर्फ 2 फ्लोर्स क्लियर करने में सालों लग गए। क्या उसकी किस्मत में सच में पूरी जिंदगी इसी फ्लोर पर फंसे रहना लिखा है? अपनी ही सोच में खोया सेओजुन का ध्यान अचानक पीछे से आई थियो की रौबदार आवाज से टूटा है। थियो एक बॉसी टोन में खुद को सेल्स कैट थियो कहता है और सेओजुन को एक ऑर्डर देता है। वो सेओजुन को निर्देश देता है कि इस बार मछली को ठीक से ग्रिल करे और पिछली बार की तरह जलने न दे। सेओजुन थियो का हुक्म सुनता है। उसे तिरछी नजर से देखते हुए एक बॉसी टोन में ही सेओजुन थियो को जवाब देता है, उसे बताते हुए कि 1 घंटा पूरा हो चुका है। शॉक होकर थियो की आंखें फैल जाती हैं जब उसे एहसास होता है कि समय उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बीत गया है। एक निराश एक्सप्रेशन के साथ वो अफसोस जताता है कि कितने अफसोस की बात है। अचानक थियो के वॉन्डरिंग मर्चेंट बैच को देखते हुए सेओजुन के दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है। अपने मन में वो एक ऐसे सीन की कल्पना करता है जहां कई हंटर्स घायल और फ्रस्ट्रेट हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। तभी सेओजुन अपने ख्यालों में प्रकट होता है, एक काली हैट, पुराने जमाने के कपड़े पहने और कंधे पर एक बड़ा सा बैग टांगे हुए। थियो अपने दोनों हाथ उठाकर हंटर्स का स्वागत करता है और उन्हें आने के लिए कहता है, इशारा करते हुए कि मदद आ रही है। जैसे ही सेओजुन और थियो एक हाथ अपनी कमर पर और दूसरा अपने माथे पर रखकर एक शानदार पोज देते हैं, भीड़ में एक्साइटमेंट की लहर दौड़ जाती है। चमकती आंखों से चिल्लाते हुए वो ऐलान करते हैं कि ये लेजेंडरी वॉन्डरिंग मर्चेंट है। टावर फार्मर सेओजुन अपने साथी ऑरेंज बिली थियो के साथ सेओजुन की सारी सब्जियां खरीदते हुए। सेओजुन हाथ में टावर कॉइन्स के 2 भरे हुए बैग्स लिए और दूसरे हंटर्स द्वारा उसे ऑफर किए जा रहे कई और बैग्स के साथ इन ट्रांजैक्शंस से परेशान हो जाता है। इसी बीच थियो उत्साही हंटर्स के ग्रुप को संभालने की पूरी कोशिश करता है, उनसे लाइन बनाने और जल्दबाजी न करने की विनती करते हुए। इस हंगामे के बीच हमें सेओजुन के क्यूट चेहरे की एक झलक मिलती है, जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में सोच में डूबा हुआ था। एक्साइटमेंट से भरा सेओजुन थियो से पूछता है कि क्या वो एक वॉन्डरिंग मर्चेंट बन सकता है और उसके साथ सफर कर सकता है। जवाब में थियो हंसता है और सेओजुन से पूछता है कि क्या उसे पता नहीं कि सिर्फ टावर के अंदर पैदा हुए जीव ही वॉन्डरिंग मर्चेंट्स बन सकते हैं। वो हंसते हुए समझाता रहता है कि सेओजुन जो टावर के बाहर से है ऐसे रोल के लिए लायक नहीं होगा। ये खुलासा सुनकर सेओजुन का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो अपने सीमित ऑप्शंस पर विचार करता है, ये सोचते हुए कि गुस्सा महसूस करे या निराशा। जब थियो बार भरे चेहरे के साथ कहता रहता है, विश्वास से ये कहते हुए कि सेओजुन को ये विचार छोड़ देना चाहिए, सेओजुन का शरीर अकड़ जाता है। उसकी मुठ्ठियां कसकर बंद हो जाती हैं और उसका पूरा वजूद कांपने लगता है। अचानक वो एक कानों को फाड़ने वाली चीख मारता है। उसका चेहरा दर्द से बिगड़ जाता है। एक जोश में वो निराशा और फ्रस्ट्रेशन के दौरे में अपने बाल खींचने लगता है। वो चीख आसपास के माहौल में गूंजती है, कई मिनटों तक जारी रहती है, जबकि सेओजुन अपनी पीड़ा में टावर को कोसता रहता है। खरगोश अपने कान उठाते हैं और बड़ी आंखों से सेओजुन को देखते हैं, जबकि वेनम बीज तेजी से अपने पंख फड़फड़ाते हुए इधर उधर उड़ती हैं। यहाँ तक कि क्वीन बी ने भी अपने छत्ते से सिर बाहर निकाल कर देखा कि क्या हो रहा है। आवाज ब्लैक ड्रैगन के कानों तक पहुंचती है, जो कुछ भुने हुए चेरी टमाटोस खाते हुए बीच में ही रुक जाता है। शोर से पल भर के लिए चौंक जाता है। कुछ समय बाद जब सेओजुन की चीख शांत होती है, थियो अभी भी डर की हालत में चिड़े हुए काले खरगोश के सिर पर बैठ जाता है। थियो जोर से सोचता है कि सेओजुन अचानक चिल्लाने क्यों लगा। सेओजुन होश में आते हुए महसूस करता है कि चिल्लाने और कोसने से उसकी वर्तमान स्थिति में कोई मदद नहीं मिलेगी। वो स्वीकार करता है कि उसे ये अनुमान लगा लेना चाहिए था कि टावर में प्रवेश करने के बाद अनप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जिसका कोई भरोसा नहीं।
सियोजुन इस तथ्य पर विचार करता है कि इस स्थिति में बाहर से मदद मांगना नामुमकिन है। वो सोचता है कि टावर की सीमाओं के भीतर जिंदा रहने के लिए उसे क्या करना चाहिए। इसी बीच क्वीन भी उसके चेहरे के पास आती है, इस बात से चिंतित कि सियोजुन को इतनी जोर से चिल्लाने पर किस चीज ने मजबूर किया, और तब उसने अपने गुफा परिवार से माफी मांगी। सीन शिफ्ट होता है और हम खुद को एक ऑफिस में पाते हैं जहां माइकल के सामने सियोजुन के चेरी टोमेटोज की एक प्लेट रखी है। माइकल एक सुनहरे बालों वाला अधेड़ उम्र का आदमी है जो गैगल फूड कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है। उसके पास बैठी है जेनी, काले बालों वाली एक महिला जो ईस्टर्न फार्मास्यूटिकल कंपनी की सीईओ है और आराम से पैर पे पैर चढ़ाए बैठी है। उत्सुक होकर माइकल जेनी से पूछता है कि क्या ये चेरी टोमेटोज वही अजीब आइटम है जो हाल ही में इतने लोकप्रिय हो रहे हैं। जेनी उसके सवाल का जवाब हाँ में देती है, बताते हुए कि उसे ये अपने भाई से मिले हैं जो फीनिक्स गिल्ड का सदस्य है। वो समझाती है कि उसकी तरह नहीं, जो एक हंटर नहीं है। माइकल इस खास चेरी टोमेटो का स्टेटस विंडो देख सकता है क्योंकि वो खुद एक हंटर है। फिर माइकल चेरी टोमेटोज को गौर से देखने के बाद उन्हें प्लेट पर वापस फेंक देता है और उस आइटम के लिए अपनी नफरत जाहिर करता है। जेनी जवाब में तंज कसते हुए पूछती है कि क्या गैगल के वाइस प्रेसिडेंट जो ग्लोबल फूड मार्केट का 39% हिस्सा नियंत्रित करते हैं अपनी बिजनेस सेंस खो चुके हैं। माइकल एक गंभीर और धमकी भरे चेहरे के साथ उसे लापरवाही से बोलने के नतीजों के बारे में चेतावनी देता है। बहुत कॉन्फिडेंट अंदाज में जेनी उंगलियां चटकाती है और उसके टैबलेट से चेरी टोमेटो का डेटा 3D होलोग्राम में दिखने लगता है, जिससे माइकल हैरान रह जाता है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगती है जब उसे डेटा की अहमियत समझ आती है। जेनी समझाती है कि भले ही उसकी कंपनी इन चेरी टोमेटोज को रेप्लिकेट करने का तरीका नहीं निकाल सकी, लेकिन जो रिसर्च डेटा उन्हें मिला है वो किसी की कल्पना से परे है। माइकल अभी भी शौक में वापस बैठ जाता है और पूछता है कि उसने उसे ये डेटा क्यों दिखाया। जेनी अभी भी पैर पे पैर रखे हुए गहरी आवाज में जवाब देती है कि वो ये डेटा उससे बेचने को तैयार है, बदले में उस सीक्रेट प्रोजेक्ट के जिसके बारे में गैगल फूड कंपनी काफी समय से काम कर रही है। ये सुनकर माइकल दंग रह जाता है और पूछता है कि उसे उस प्रोजेक्ट के बारे में कैसे पता चला। जेनी हल्के से मुस्कुराती है और कहती है कि जानकारी हासिल करने के मेरे अपने तरीके हैं। वो माइकल के पास आती है, उसके करीब झुकती है, फिर अपनी आवाज धीमी करती है और चेहरे पर एक मोहक मुस्कान लिए उसे एक चेरी टोमेटो थमाती है। वो उससे पूछती है कि उसके इस प्रपोजल पर उसका क्या विचार है। एक शरारती मुस्कान के साथ माइकल चेरी टोमेटो लेता है, उसे मुंह में डालता है और कहता है ये तो वाकई मीठा और बेहतरीन है। वो जोर से हंसने लगता है जबकि जेनी एक बच्चों जैसी नाराजगी लिए पास खड़ी रहती है। माइकल जेनी से पूछता है कि क्या उसके पास एक और चेरी टोमेटो है, जिस पर वो गुस्से में जवाब देती है, तुम पहले ही मेरा वाला खा चुके हो, अगर और चाहिए तो खुद जाकर टावर से ले आओ। फिर हम देखते हैं कि सियोजन जमीन पर उकड़ू बैठा एक छड़ी से कुछ लिख रहा है, जबकि सभी खरगोश और थियो उसे उत्सुकता से देख रहे हैं। वो कहता है कि क्योंकि वो 99th फ्लोर पर हैं, वो बाहर से मदद की उम्मीद नहीं कर सकते और उन्हें यहाँ जिंदा रहने के लिए जरूरी इंतजाम करने होंगे। वो गुफा के छेद की तरफ ऊपर भी देखता है और कहता है कि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए आसपास के माहौल के बारे में जानना जरूरी है। फिर सियोजन मुड़ता है और थियो से गुफा के बाहर के माहौल के बारे में पूछता है। वो जानना चाहता है कि क्या आसपास कोई मॉन्स्टर है। थियो अपने दोनों हाथ फैलाकर जवाब देता है कि गुफा के पास तो कोई मॉन्स्टर्स नहीं है, लेकिन थोड़ी ही दूर एक है। उत्सुकता से सियोजन पूछता है कि वो किस तरह का मॉन्स्टर है। एक सीरियस चेहरे के साथ थियो जवाब देता है कि वो एक क्रिम्सन जॉइंट बेयर है। जैसे ही सियोजन ये नाम सुनता है, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सरसराहट दौड़ जाती है, क्योंकि उसे तीसरे ब्लू मून के वक्त का वो विशाल भालू याद आ जाता है जिसने लगभग उसे मार ही डाला था। अब डर से कांपते हुए थियो अपनी कांपती आवाज में उस मॉन्स्टर के भयानक रूप के बारे में बताना जारी रखता है। वो समझाता है कि जब भी वो उसके पास से गुजरा, भालू ने हमेशा उसे ऐसे घुरा जैसे वो उसे खा जाना चाहता हो। जबकि काला खरगोश और व्हाइट रैबिट थियो को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, सियोजन एक चिंतित चेहरे के साथ सोचने लगता है। जैसा कि उसने सोचा था, वो सिर्फ इस गुफा में ही सुरक्षित है। जैसे ही वो बाहर कदम रखेगा, उसे कुत्ते की मौत का सामना करना पड़ेगा। उसे एहसास होता है कि उसे जल्द से जल्द स्ट्रॉन्गर बनना होगा। फिर उसकी नजर क्वीन बी पर जाती है, जो टमाटर के फूलों से नेक्टर पी रही थी और अपनी जिंदगी का पूरा मजा ले रही थी। जबकि सियोजन के पीछे से हम थियो को क्रिम्सन बेयर की तरह गुर्राते हुए काले खरगोश को डराते हुए देख सकते हैं। सियोजन अपनी सोच जारी रखता है। उसे एहसास होता है कि जल्द ही हजारों चेरी टमाटर के फूल खिलेंगे और अगर फूलों की संख्या बढ़ेगी तो पॉइजन हनी बीज की संख्या भी बढ़ेगी। ऐसे में वो गुफा के पास पेट्रोल करने के लिए पॉइजन हनी बीज की एक आर्मी का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे ये इंश्योर हो सके कि कोई भी मॉन्स्टर गुफा के प्रवेश द्वार के पास ना आ पाए। इसके अलावा वो मक्खियों से गुफा के बाहर पेड़ से एक रस्सी, जो वो प्याज के पत्तों से बना सकता है, बांधने के लिए भी कह सकता है। इसका इस्तेमाल करके वो सुरक्षित रूप से गुफा से बाहर निकल सकता है। एक कॉन्फिडेंट चेहरे के साथ सियोजन ऐलान करता है कि इन सभी प्लान्स को कामयाब बनाने के लिए उसे और स्ट्रॉन्गर बनना होगा। फिर सियोजन अपनी जांघों को पकड़कर बैठी हुई पोजीशन से खड़ा होता है। ये सुनकर बेबी रैबिट थोड़ा निराश हो गए और जमीन पर लेट गए, लेकिन तभी वॉरियर रैबिट ने बीच में दखल दिया। उसने इशारा किया कि इससे पहले कि सियोजून अपने एक्सपीरियंस पॉइंट्स बढ़ाने के लिए स्वीट पोटैटो का ऊपरी हिस्सा लगाए, उन्हें बस स्वीट पोटैटोज को खोदकर निकाल लेना चाहिए। बाकी काम जैसे ऊपरी हिस्सा लगाना सियोजून खुद हैंडल कर सकता है। खरगोश हल्के से हंसे अपने मुंह को ढककर, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि सियोजून ने उन्हें बताया कि उनकी निराशा के विपरीत वो उस दिन स्वीट पोटैटोज लगाने की सारी खुशी अकेले नहीं लेना चाहता। वो चाहता था कि खरगोश सारा मजा ले। इससे खरगोश एक बार फिर थोड़ा उदास हो गए। उसके बाद सभी खरगोश उत्साह से साथ मिलकर
काम करने लगे। सिकल वाली रैबिट और मदर रैबिट ने स्वीट पोटैटोस खोदे, जबकि बेबी रैबिट्स ने उन्हें ट्रांसपोर्ट करने का काम संभाला। अपनी शुरुआती अनिच्छा के बावजूद यहाँ तक कि वॉरियर रैबिट को भी अपना हिस्सा काम करना पड़ा। 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने सारे स्वीट पोटैटो स्प्राउट्स लगा दिए। उनकी कड़ी मेहनत के इनाम के तौर पर सिस्टम ने सियोजुन को नोटिफाई किया कि उसने सफलतापूर्वक 500 स्क्वायर मीटर का स्वीट पोटैटो फील्ड बना लिया है। इसके अलावा उसने 100 एक्सपीरियंस पॉइंट, एक बोनस स्टैट हासिल किया और एक बार लेवल अप भी हुआ। तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। पहले हस्बैंड रैबिट ने अपना हाथ उठाया, उसके बाद वाइफ रैबिट ने। हस्बैंड रैबिट एक और मेल रैबिट के साथ गाना गाने लगा, जबकि उन्होंने अपनी पूंछ सियोजुन की तरफ की हुई थी। साथ ही वाइफ रैबिट और एक दूसरी फीमेल रैबिट ने अपनी पूंछ सियोजुन की तरफ की और गाने में शामिल हो गईं। जैसे ही वो गाते गए, वो सियोजुन के चारों तरफ एक घेरे में घूमने लगे, जिससे वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। टावर मैनेजर ने सियोजुन को बताया कि खरगोश एक अच्छी स्वीट पोटैटो की फसल की उम्मीद में एक खुशी का नाच कर रहे थे और अपनी पार्टी की तैयारी कर रहे थे। ये फसल से पहले का एक जश्न था, खरगोशों की एक परंपरा। सियोजुन ने समय बर्बाद नहीं किया और जमीन पर बैठकर स्वीट पोटैटोस की कटाई शुरू कर दी, जबकि खरगोश पीछे नाचते रहे। जैसे ही सियोजुन ने ध्यान से जमीन से मिट्टी हटाई, उस जगह से अचानक एक तेज सुनहरी रोशनी निकलने लगी जहां स्वीट पोटैटो उग रहे थे। रोशनी इतनी तेज थी कि सबको अपनी आंखें ढकनी पड़ी। जब रोशनी आखिरकार कम हुई तो कुछ हैरान कर देने वाला हुआ था। स्वीट पोटैटोस अब चमकदार सुनहरे रंग के हो गए थे। इससे सियोजुन शॉक की स्थिति में आ गया। इन सुनहरे स्वीट पोटैटोस की प्रॉपर्टीज चेक करने पर उसने पाया कि उन्हें स्वीट पोटैटो पम्पकिंस ऑफ द सन कहा जाता है। वो स्वीट पोटैटो की एक म्यूटेंट वैरायटी थी और खाने पर वो 24 घंटे के लिए ठंड से बचाव, कोल्ड रेजिस्टेंस देती थी, फैट बर्न करने में मदद करती थी और हेल्थ में सुधार करती थी। इसके अलावा सिस्टम ने सियोजुन को नोटिफाई किया कि उसने सफलतापूर्वक स्वीट पोटैटो की एक नई ब्रीड कल्टीवेट की है, जिससे वो शॉक की स्टेट में रह गया। फिर सीन डोंगशिक पर शिफ्ट हुआ जब वो अपनी कार से उतरा, हाथ में एक पार्सल लिए और एक बिल्डिंग को घूर रहा था। उसने कहा कि ये जरूर सियोजुन का घर होगा। इसी बीच सियोजुन और खरगोश अभी भी उस सुनहरी स्वीट पोटैटो को देखकर हैरान थे। सियोजुन को कई सिस्टम नोटिफिकेशंस मिले जिसमें उसकी अलग अलग उपलब्धियों को स्वीकार किया गया था, लेकिन सबसे जरूरी स्किल जो उसने हासिल किया था वो था उसकी उगाई हुई फसलों पर उसका अधिकार। ये स्किल सियोजुन के लिए सच्ची खुशी लाया, क्योंकि इसका मतलब था कि टावर के बाहर कोई भी उसकी इजाजत के बिना ये फसलें नहीं उगा सकता था। अब उसके पास अपनी फसलों पर एकाधिकार करने की ताकत थी। सुनहरे स्वीट पोटैटो को दोबारा जमीन में लगाने के बाद सियोजुन ने समझाया कि भले ही वो इस नई फसल को चखना चाहेगा, लेकिन उसे पहले ये इंश्योर करना होगा कि ये पूरी तरह से पक जाए। फिर वो एक्साइटमेंट में खड़ा हुआ, एक हाथ हवा में उठाकर और खरगोशों के साथ जोश में नारा लगाया, उन्हें स्वीट पोटैटोस खोदना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते हुए। जब वो काम कर रहे थे, हस्बैंड रैबिट और वाइफ रैबिट एक दूसरे को रोमांटिकली पकड़े हुए थे। इस सीन को देखते हुए सियोजुन एक एक करके स्वीट पोटैटोस खोदकर निकालता गया, जबकि बेबी और वॉरियर रैबिट्स उन्हें ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते रहे। आखिरकार 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने काम पूरा कर लिया। सियोजुन ने स्वीट पोटैटोस को प्याज के पत्तों में लपेटा और उन्हें पकाने के लिए कैंप फायर के पास रख दिया। कुछ समय बाद उसने एक स्वीट पोटैटो में एक छड़ी घुसाई और उसे बाहर निकालने पर कंफर्म किया कि वो तैयार है। धीरे से सियोजुन बाकी खरगोशों के साथ स्वीट पोटैटो को ठंडा करने के लिए उस पर फूंक मारने लगा। जैसे ही सियोजुन ने स्वीट पोटैटो को तोड़ा, उसकी शानदार खुशबू हवा में फैल गई, जिससे वॉरियर और बेबी रैबिट के मुंह में पानी आ गया। जब खरगोश चमकती आंखों से स्वीट पोटैटोस खा रहे थे, सियोजुन ने नोटिस किया कि हस्बैंड रैबिट उन्हें इतनी तेजी से खा रहा था कि एक उसके गले में अटक गया। वाइफ रैबिट ने उसकी पीठ थपथपाई, उसकी मदद करने की कोशिश करते हुए। इस मासूम सीन को देखकर सियोजुन जोर से हंसा, एक ऐसी हंसी जो काफी समय से सुनाई नहीं दी थी। टावर मैनेजर ने सियोजुन का स्पेशल फूड टेस्ट करने की अपनी उत्सुकता जाहिर की। उसके मुंह में लगभग पानी आ गया था। सियोजुन ने बड़े दिल से 10 स्वीट पोटैटोस टावर मैनेजर को दे दिए, जिसने उसे प्यार से धन्यवाद कहा। बचे हुए स्वीट पोटैटोस को घूरते हुए सियोजुन को अचानक एक शानदार आइडिया आया। उसने सिकल वाली रैबिट को अपनी मदद के लिए बुलाया। इसी बीच टावर मैनेजर ध्यान से सियोजुन के स्पेशल पोटैटो का ऊपरी हिस्सा छीलकर उसका स्वाद ले रही थी। अपनी आंखें बंद करके उस शानदार टेस्ट का आनंद ले रही थी। आलू इतना टेस्टी था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसने कब सारे खा लिए। वो सियोजुन को अपनी क्रिस्टल बॉल से देखती रही। उसके होंठ एक दूसरे से चिपक गए और उसके पंजे एक क्यूट रिएक्शन में एक दूसरे को छू रहे थे। वो सोचने लगी कि क्या उसे सियोजुन के स्पेशल पोटैटो और मांगने चाहिए। जैसे ही वो सियोजुन को देख रही थी, टावर मैनेजर ने कुछ नया नोटिस किया। सियोजुन छोटे टुकड़ों में कटे हुए स्वीट पोटैटोस को प्याज के पत्तों से बनी एक चटाई पर रख रहा था। उन्हें अरेंज करने के बाद सियोजुन ने कहा कि जब वो तैयार हो जाएंगे तो वो सुपर डिलीशियस होंगे। उसने फिर सिकल वाली रैबिट को एक और स्वीट पोटैटो काटने का कमांड दिया। खुशी से सिकल वाली रैबिट ने आलू को हवा में उछाला और तेजी से, बिल्कुल सही तरीके से उसे फौरन बराबर छोटे टुकड़ों में काट दिया। सियोजुन ने खरगोश की तारीफ की, स्वीट पोटैटो का एक टुकड़ा पकड़कर और हैरानी जताते हुए कि वो कितने बराबर कटे थे, लगभग एक मशीन की तरह। टावर मैनेजर पूछे बिना नहीं रह सकी कि सियोजुन स्वादिष्ट स्वीट पोटैटोस को काटकर जमीन पर क्यों फेंक रहा है। सियोजुन ने समझाया कि वो उन्हें फेंक नहीं रहा है, बल्कि उन्हें सुखाकर उनका स्वाद बढ़ा रहा है। जब वो तैयार हो जाएंगे, उसने वादा किया कि वो इस स्वादिष्ट ट्रीट को टावर मैनेजर के साथ शेयर करेगा। सीन बदलता है और हम डोंगशिक को सियोजुन के घर के दरवाजे पर घंटी बजाते हुए पाते हैं। उसने पूछा, क्या ये सियोजुन का घर है? सियोजुन के छोटे भाई ने अपने माता पिता के साथ जल्दी से दरवाजा खोला, इस उम्मीद में कि सियोजुन लौट आया है। लेकिन डोंगशिक को देखकर वो चुप हो गए और पूछा कि वो कौन है। एक अजीब सी खामोशी छा गई। सियोजुन की मां ने डोंगशिक को कुछ बेरीज सर्व की, माफी मांगते हुए कि वो इससे ज्यादा स्वादिष्ट कुछ ऑफर नहीं कर सकी। इतना समय हो गया था कि उनके यहाँ कोई मेहमान नहीं आया था कि उनके पास कुछ खास थाली नहीं।
डोंगशिक ने विनम्रता से उन्हें विश्वास दिलाया कि वो जो कुछ भी दे सकती हैं उसके लिए आभारी है, भले ही वो सिर्फ एक ग्लास पानी ही क्यों ना हो। माहौल गंभीर हो गया जब स्योजुन के पिता ने उदास चेहरे के साथ समझाया कि उन्हें नहीं पता कि स्योजुन कहाँ है, वो 5 महीने पहले लापता हो गया था। डोंगशिक ने जवाब में समझाया कि वो असल में स्योजुन को नहीं ढूंढ रहा है। उसने फिर अपना कार्ड आगे बढ़ाया और पहले अपना परिचय न देने के लिए माफी मांगी। उसने अपना परिचय डोंगशिक, फीनिक्स गिल्ड की 5वीं टीम के लीडर के रूप में दिया। अचानक स्योजुन का छोटा भाई शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ उछलकर खड़ा हो गया और अपने पिता के पास भागा, कहते हुए कि ये वही फीनिक्स गिल्ड नहीं हो सकता जिसके बारे में वो सोच रहा है। इससे उसके पिता चौंक गए और जब उन्होंने कार्ड देखा तो उनका हाथ कांपने लगा। ये सच में फीनिक्स गिल्ड था, कोरिया का टॉप गिल्ड जो देश का प्रतिनिधित्व करता था। डोंगशिक अभी भी थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था, लेकिन पूरा परिवार हंगामा कर रहा था। स्योजुन के पिता अभी भी पैनिक की हालत में थे। स्योजुन की मां से हाई ग्रेड मेलन लाने को और बेरीज हटाने को कहा। स्योजुन की मां ने जल्दी से बेरीज की प्लेट हटा दी। स्योजुन का छोटा भाई अभी भी शॉक में और डोंगशिक एक अजीब सी खामोशी में बने रहे। डोंगशिक ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो बिल्कुल ठीक है और उन्हें आराम से बैठने के लिए प्रोत्साहित किया। चेहरों पर चिंता लिए स्योजुन की मां और पिता ने डोंगशिक से पूछा कि वो उनके घर में क्यों है और क्या वो स्योजुन के ठिकाने के बारे में कुछ जानते हैं, खासकर जबकि वो एक हंटर था। तब डोंगशिक ने एक सफेद लिफाफा निकाला और एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसने समझाया कि वो ये लिफाफा मिस्टर स्योजुन के कहने पर देने आया है। उसने लिफाफा स्योजुन के परिवार को सौंप दिया और माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया जब स्योजुन के परिवार ने लिफाफे को पकड़ा। उनके चेहरे पीले पड़ गए और वो साफ तौर पर परेशान थे। स्योजुन के पिता ने टेबल पर अपनी मुट्ठी मारी, अविश्वास में कहते हुए कि स्योजुन कितना एहसान फरामोश हो सकता है, और अपना शौक और फ्रस्ट्रेशन जाहिर करते हुए कि स्योजुन उन्हें इस तरह छोड़ गया। स्योजुन की मां रो रही थी, अपना चेहरा ढके हुए, जबकि स्योजुन का छोटा भाई बिल्कुल टूट चुका लग रहा था। गलतफहमी को दूर करने के लिए डोंगशिक ने जल्दी से साफ कर दिया कि ये खत एक वसीयत नहीं थी और स्योजुन मरा नहीं था जैसा कि वो सोच रहे होंगे। स्योजुन के पिता की आंखों में अभी भी आंसू थे जब उन्होंने लिफाफा खोला, कुछ बिल्कुल अलग उम्मीद करते हुए। उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। ये एक विल नहीं बल्कि 50 मिलियन वॉन, जो लगभग $37,000 का चेक था। इस अप्रत्याशित मोड़ ने स्योजुन के पिता को शॉक की स्थिति में ला दिया। डोंगशिक ने समझाना जारी रखा कि स्योजुन को अचानक टावर में जाना पड़ा था और वो ये बताना चाहता था कि वो ठीक है। स्योजुन ने डोंगशिक से चेक उसके परिवार तक पहुंचाने को कहा था। ये सुनकर स्योजुन के परिवार की कुछ चिंता कम होने लगी। अचानक स्योजुन के पिता अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पाए। वो खुशी से चिल्लाए जबकि उन्होंने चेक को ऊंचा उठाए हुए था। अपने बेटे पर अपना गर्व और विश्वास जाहिर करते हुए वो चिल्लाए कि स्योजुन सच में उन्हीं की तरह स्मार्ट था और उन्हें पता था कि उनका बेटा जहां भी जाएगा कुछ बड़ा हासिल करेगा। इसी बीच स्योजुन की मां और भाई अभी भी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे थे। उनकी उलझन साफ दिख रही थी। स्योजुन की मां अभी भी चिंतित थी। उन्होंने पूछा कि क्या स्योजुन सच में ठीक है। वो सोच रहे थे कि वो खुद चेक देने क्यों नहीं आया। डोंगशिक ने समझाया कि स्योजुन एक चल रहे क्वेस्ट के कारण टावर नहीं छोड़ सकता था। उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि कुछ क्वेस्ट्स को पूरा होने में सालों लग सकते हैं, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और स्योजुन सुरक्षित है। डोंगशिक फिर स्योजुन के छोटे भाई की तरफ मुड़ा और पूछा कि क्या वो स्योडोल है, जिस पर स्योडोल ने हाँ में जवाब दिया। उसने फिर प्यार से उससे और आराम से बात करने के लिए पूछा।